नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आरके एजुकेशन में। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़ा है। आज हम उसी बेस पे उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका आंकिक प्रश्न है वो ये है कि यंग के दूसरे प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 2 मिलीमीटर आपको दे रखी है और केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात करनी है और ये सवाल आरबीसी 2019 में पूछा भी गया है। तो जरा ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें क्या रखा है, यंग के तीसरे प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, और फ्रिंज चौड़ाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से और वो आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर। अगर इसको मैं मीटर में बदलना चाहूं तो फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। और हमें ये भी पता है कि जो बीटा है यानी कि फ्रिंज चौड़ाई जो है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। और यहाँ जो लैम्डा है वो रिप्रेजेंट करता है तरंग की तरंगदैर्घ्य को, और जो कैपिटल डी है वो स्क्रीन से जो दूरी है स्लिट की उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल डी है वो यहाँ पे दोनों स्लिटों के मध्य दूरी को बताता है। और ये हमें दिया हुआ है 10 की पावर -3। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात कीजिए। द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात करनी है केंद्रीय फ्रिंज से। तो यदि किसी पर्दे पे यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट है और हम बिंदु P पर किसी फ्रिंज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो अदीप्त है या दीप्त फ्रिंज है, तो सबसे पहले जो आपको 2 स्लिटें दे रखी है इनके मध्य दूरी जो D है वो यहाँ पर है, और दोनों स्लिटों से लगा करके यहाँ पे पर्दे की जो दूरी है उसे हम कैपिटल वाले डी से रिप्रेजेंट करते ही है। तो यहाँ हमें पूछा है कि जो दूरी है अदीप्त फ्रिंज यदि यहाँ पे बन रही है तो केंद्रीय जो फ्रिंज है उससे यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, और उस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं xn के पर। और ये जो दूरी है अगर यहाँ पे फ्रिंज कैसी है अदीप्त है तो xn का जो फॉर्मूला है यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। तो यहाँ पर n, और n के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पूछा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त की दूरी ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय के लिए यानी कि n जो होगा मेरा वो यहाँ पर क्या लेंगे, द्वितीय फ्रिंज है तो यहाँ पर 2 लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है और n के लिए मैं ये लूंगा, और लैम्डा मेरे पास यहाँ पर है नहीं तो मैं लैम्डा को एज इट इज यहाँ पर रहने दूंगा लैम्डा डी बाई डी, और ये 2 में जरा इधर लिख देता हूँ। अब जो लैम्डा डी बाई डी है ये रिप्रेजेंट करता है बीटा को, और हमें दे रखा है 2 × 10 की घात -3। तो हम वही करेंगे और यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 2 दूने 4 -1 यानी कि 3 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 2, और इंटू हमारे पास ये मान ऑलरेडी पड़ा है तो 10 की घात -3। तो वैसे भी इसका आंसर 3 × 10 की घात -3, और चूंकि हम इसको मिलीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं तो इसका आंसर भी मीटर में होगा। अब यदि वापस हमें इसको मिलीमीटर में बदलना है तो हम 10 की घात -3 को वैसे भी कैंसिल कर देंगे, तो 3 mm जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई जो है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको रखना है, और फ्रिंज चौड़ाई आपको दे भी रखी है। कुल मिलाकर के जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर मीटर में होगा जिसे आपको मिलीमीटर में बदलना है। इसी तरीके से दूसरा जो प्रश्न है वो आप देखिए कि 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, इस बार लैम्डा का मान आपको दे रखा है, और उस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 22 × 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर लंबवत आपतित होता है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर। पहले वाले प्रश्न में केंद्रीय उच्चिष्ट से अदीप्त तक की जो दूरी है वो हमें पूछी गई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ प्रथम 2, पहले वाला निम्निष्ठ यहाँ से और पहले वाला निम्निष्ठ ऊपर की साइड, ये दोनों निम्निष्ठ है, उनकी आपको यहाँ पे कोणिक स्थिति ज्ञात करनी है। और कोणिक स्थिति के लिए हमने पढ़ रखा है d sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपका n और लैम्डा। यहाँ n जो है वो फ्रिंज की स्थिति को बताता है और लैम्डा यहाँ पे तरंगदैर्घ्य है। यदि मैं यहाँ पे जो थीटा है उसे अगर अति सूक्ष्म मानूं तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होगा, और हमें
दोनों साइड जो आपके जो चेस्ट है उसकी दूरियां पूछी है, तो इसलिए मैं पहले को θ1 कह दूंगा और दूसरे को θ2 कह दूंगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि d sin θ इज इक्वल टू n लैम्बडा हो जाएगा। अच्छा थीटा सूक्ष्म मान लिया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो n लैम्बडा बाई क्या हो जाएगा d θ1 के लिए। अब आपके पास लैम्बडा है, d आपको दे रखा है और n अगर आप पहले की कर रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 लोगे और दूसरी फ्रिंज के लिए कर रहे हो तो n इज इक्वल टू 2 लोगे। तो यहाँ पे मैं θ1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, वहां मेरे पास n इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ 1 है। अच्छा लैम्बडा तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो वो आपको 5500 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और यहाँ से अगर 5500 एंगस्ट्रॉम को मैं बदलना चाहूँ मीटर में तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। और यदि यहाँ से ये दो जीरो भी मैं कैंसिल कर दूं तो कुल मिलाकर के आपके पास जो तरंग दैर्घ्य होगी वो मीटर में इतनी होगी। और उसके बाद जो दूरी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल वाली स्क्रीन से लगा करके जो स्लिटों के मध्य दूरी है वो दूरी अगर देखना चाहे तो 22 इंटू 10 की घात -5 है और हमें दे रखा है ये दूरी सेंटीमीटर में। जब भी इसे मीटर में बदलोगे तो मीटर में बदलने के बाद ये दूरी जो है वो क्या हो जाएगी -7। सेंटीमीटर को मैंने मीटर कर दिया तो कुल मिला के जब भी आप इसका मान यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा -8 बटे और दूरी d का मान आपके पास है 10 की पावर -7। 11 से 2 बार और 11 से 5 बार हो जाएगा और -7 है ऊपर आया तो +7, 8 में से +7 गया तो 10 की घात -1 बची, यानी 5 बटे 2 इंटू 10 की घात -1। यानी अगर आगे करोगे और किस में आ जाएगा रेडियन में जब भी आप इसे बदलोगे तो 0.25 रेडियन यहाँ पे आंसर आएगा। अब ये जो आप कोणीय स्थिति देख रहे हो ये प्रथम ये जो आपका केंद्रीय उच्चेष्ट है इसे ऊपर की साइड प्रथम निम्निष्ठ की पूछे तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए, यदि नीचे की तरफ प्रथम निम्निष्ठ आपको चाहिए तो वहां पे आप θ2 लोगे और θ2 के लिए क्या हो जाएगा θ2 इज इक्वल टू n बराबर इस बार क्या ले लोगे 2 तो 2 इंटू वापस से वो का वो यानी कि 10 की घात -7 कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 बटे 2 है और इंटू 10 की घात -1 यानी कुल मिला के जो आंसर होगा 50 रेडियन होगा। तो इस तरीके से θ1 और θ2 यानी कि दोनों निम्निष्ठ जो है भले वो ऊपर की तरफ हो और भले वो नीचे की तरफ हो, दोनों निम्निष्ठ की जो कोणीय स्थिति है θ1 और θ2 वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपका चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि व्यतिकरण के प्रयोग में आई व फॉर आई दो तीव्रताओं के स्रोत है उनका उपयोग किया गया है। उन दोनों के मध्य जो कलांतर है, दोनों और स्रोतों के मध्य जो कलांतर है वो पहली बार में आपको दे रखा है यहाँ पे कि यदि कलांतर आपके पास यदि 0 हो। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा है कि यदि कालांतर आपके पास π/2 हो यानी पाई का जो मान है वो यदि π/2 हो। और तीसरा ये पूछा गया है कि यदि मान कालांतर का फाई का कितना हो पाई हो तो स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं परिणामी तीव्रता को लेकर बात करना चाहूंगा कि हमारे पास जो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है I1 प्लस I2 और प्लस आपके पास क्या होता है 2√I1 I2 और cos फाई यानी तीव्रता का ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो क्या मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 और आपके पास ये रूट होगा I1 और रूट I2 होगा और cos क्या होगा फाई। यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर हमने सुना है तो a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ से बनता है। और यदि मैं यहाँ पे जो फाई है थीटा है ये अगर अधिकतम रखना चाहूँ और cos अधिकतम कब होगा तो उसका मान 1 होगा। तो यदि मैं इसका मान +1 रखता हूँ तो वैसे ही स्थिति अधिकतम की हो जाएगी। और जब भी रखा जाएगा तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और रूट क्या मिलेगा I2। यहाँ से अगर आप देखो तो ये बिल्कुल वो वाली समीकरण बन रही है कि a प्लस बी का स्क्वायर। और यदि मैं इसको a प्लस बी के शब्दों में लिखूं तो I1 प्लस रूट का क्या मिलेगा I2 और इसका क्या होगा स्क्वायर।
और ये जो समीकरण है ये रिप्रेजेंट करता है किसे, मैक्सिमम तीव्रता। यानी जब भी तीव्रता के समीकरण में यदि आप cos थीटा का मान, cos फाई का मान यदि आप अधिकतम रखना चाह रहे हो, अधिकतम तीव्रता की बात करना चाह रहे हो, तो आपको वहां पे रखना होगा कितना, +1, क्योंकि cos में +1 ही अधिकतम है। और यहाँ फिर जो फॉर्मूला बनेगा I1 + I2 + 2 √I1 I2। अब इसे अगर देखा जाए तो a + b कैसे बनता है ये भी जरा समझिए, क्योंकि यहाँ पे √I है, √I1 की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी स्क्वायर करोगे तो I1 हो जाएगा, I2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, I2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सेम जैसे कि a + b बनेगा, और जब भी ये आपको समीकरण मिलेगा आप कहोगे कि तीव्रता कौन सी है, मैक्सिमम है। और यही से अगर आप मिनिमम निकालना चाह रहे हो तो फाई का मान न्यूनतम आपको रखना होगा, यानी cos फाई का मान न्यूनतम रखना होगा। और वहां मैं बात कर रहा हूं 180 डिग्री, जो कि -1 के रूप में होगा। और यहाँ यदि -1 है तो I1 + I2 के साथ साथ -2I1 और रो भी क्या मिल जाएगा, I2। और यहाँ पे इस समीकरण को देखो तो a - b को फॉलो कर रहा है, a - b का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। और यदि a - b यहाँ पे देखो आप, तो ये जो तीव्रता अब की बार बनेगी, यानी मैं बात कर रहा हूं I1 - √I2 और इन दोनों का स्क्वायर। और ये इस बार I क्या होगी, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये तीव्रता को लेकर सारी बातें हमने की है, कर रखी है। अपने लौट के वापस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में ये कहा गया है कि आपके पास जो ये जो तीव्रता का समीकरण है, देखना एक बार जो कलांतर है यानी कि जो फाई है उसका मान आपको क्या निकालना, परिणामी तीव्रता के लिए फाई का मान आपको रखना एक बार में 0। तो यहाँ यदि मैं ऐसा करता हूं पहले प्रश्न के लिए कि I1 + I2 + 2 और क्या मिल जाएगा आपके पास, I1 I2 और cos 0 डिग्री। यदि आपको यदि मान यहाँ पे पुट करना है, किस तरीके से हम करेंगे, जैसे कि प्रश्न में आपको दे रखा है कि I1 यानी पहली तीव्रता पर वो I कहा गया है, दूसरी तीव्रता को for I कहा गया है। तो जब भी इस समीकरण में 0 डिग्री के साथ साथ मैं ये दोनों मान रखूंगा तो क्या मिलेगा, I + for I और उसके बाद +2। यहाँ पे आपके पास फिर से I है और for I है और cos 0 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, एक मैं कह दूंगा कोई बात नहीं। और यहाँ पे कुल मिला के 5I हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 है। अच्छा 4I, और 4I को यहाँ पे मैंने मल्टीपल कर दिया, वापस से क्या किया, रूट किया और 2 से वापस गुणा किया। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे मिल जाने, 2 से गुणा हम सीधा कर देते हैं तो क्या मिलेगा 4I। अच्छा जब भी इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा 9I, यानी कि जो तीव्रता होगी वो जब भी फाई का मान आप कितना रख रहे हो 0, तो आपको परिणामी जो तीव्रता है वो 9I मिलेगी। और यदि आप ऐसा कर रहे हो कि वहां पर कलांतर जो है 5π/2 ले रहे हो तो स्थिति क्या होगी, अच्छा अगर π/2 ले रहे हो तो फिर से वही बात यहाँ पे 5/2, दूसरे प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वापस से I + 4I + आपके पास 2 है और इधर यहाँ पे π/2 यानी 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ और cos 90 वैसे भी 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे I + 4I यानी कि 5I के रूप में आपकी तीव्रता होगी। तो कुल मिला के जब भी कालांतर आप π/2 लोगे तो जो मैक्सिमम जो तीव्रता आएगी वो आपके पास 5I के रूप में होगी। अच्छा तीसरे की मैं बात करता हूँ, जैसे कि यदि आप पाई ले रहे हो, यदि तीसरे नंबर पे क्या ले रहे हो पाई, यानी कालांतर आपका पाई है, तो उस समय फिर से यहाँ पे जैसे कि I + 4I है तो वही मैं करूंगा I + 4I + 2 है आपके पास, रूट है I है और क्या है 4I। अच्छा cos, फिर से कौन सा फाई है आपके पास, cos फाई है। और यदि आपने यहाँ पे पाई ले लिया तो cos पाई क्या हो जाएगा माइनस में 1, इससे आपको गुणा करना होगा। जब भी मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा 5I है, माइनस क्या होगा 4I, और यहाँ पे जब घटाओगे तो तीव्रता का मान कितना मिलेगा I। यानी कि तीनों ही रूप में अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप 0 रखोगे तो कुल मिला के आपके पास जो आंसर होगा वो तीव्रता का 9I होगा। और यदि आप π/2 रख रहे हो तो वहां क्या होगा 5I, और यदि आप पाई रख रहे हो तो माइनस हो जाएगा और जैसे माइनस से गुणा करोगे तो -4I और यहाँ पर
आपको इस तरीके से सोल्व करना है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 0 π/2 पाई। अच्छा, और भी कोई एंगल आपको एक्स्ट्रा अगर दे रखा है तो सीधा सा cos फाई के पदों में उसका मान रखना है और फिर सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो जैसा कि आपका पांचवा प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि समान आवृत्ति की दो तरंगे है और उनका तरंगों के आयामों का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 4:9। और अब पूछा क्या है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो। इसी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात क्या होगा, जबकि दे रखा क्या है कि आयामों का अनुपात 4:9। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो तरंगे आपको कही जा रही है, जैसे कि ये कहा जा रहा है आयामों का अनुपात। अच्छा, आयामों का अनुपात जो है वो आपको कहा गया है कि 4:9। अगर यहाँ से मैं A1 आयाम, पहला आयाम अगर देखना चाहूं तो 4x और A2 = 9x मान के चलते हैं एक बार, कोई बात नहीं। तो यहाँ ये आयाम यहाँ पे 4:9 है, मैंने A1 और A2 को यहाँ पे मान लिया है। अब तीव्रता का अनुपात आपसे पूछा है कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो ये लीजिए अधिकतम तीव्रता और ये आपकी कौन सी तीव्रता, न्यूनतम, और ये इन दोनों का अनुपात। अच्छा, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि जब भी अधिकतम तीव्रता की बात हो तो हम क्या करेंगे, √I1 + √I2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है, और यहाँ पर I1 माइनस क्या हो जाएगा रूट का I2। अगर मैं घटा देता हूं तो अभी हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। तो ये इन दोनों का अनुपात है। अब यहाँ पे I1 की बात हमें करनी है कि I1 कैसे होगा। तो हमें पता है कि तीव्रता I = KA का क्या होता है स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए तो ये जो I है आपके पास KA का स्क्वायर, अगर मैं इसे देखूं तो क्या निकल के आएगा आपके पास कि √K और आपके पास हो जाएगा A, यानी कि I कितना होगा ये। यदि मैं I1 की बात कर रहा हूं तो A1 हो जाएगा, यदि मैं I2 की बात कर रहा हूं तो √K और क्या हो जाएगा A2। तो ये लीजिए, जब भी मैं इस फॉर्मूले में दोनों मान रखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे I1 के लिए √I1 के लिए मैं क्या रखूंगा A1, और A1 हमारे पास कितना है 4x। तो ये लीजिए 4x रूट क्या है K, और -9x रूट क्या है K, क्योंकि A1 जो है वो मेरे पास यहाँ पे 4x, और फिर A2 की मैं बात करूं अगर तो मेरे पास कितना है यहाँ पर 9x, और ये प्लस मैक्सिमम के लिए। अच्छा, 4x रूट का क्या हो गया K, -9x और रूट का क्या हो गया K, और चूंकि दोनों का क्या है होल स्क्वायर, तीव्रताओं का अनुपात निकालने के लिए। अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो 4x और 9x कुल मिला के कितने x जी, ये लीजिए 13x, और क्या हो जाएगा √K का स्क्वायर है बटे, अगर 9 में से 4x गया है तो यहाँ पर कितने x बचा है माइनस का 5x, और रूट क्या है K और का क्या है होल स्क्वायर। अब यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 13x और √K है, x √K से x √K स्क्वायर सहित क्या हो जाएगा कैंसल। तो ऊपर बचा है आपके पास 13 का स्क्वायर और नीचे बचा है -5 का स्क्वायर, ये इन दोनों का अनुपात। अब यदि आप 13 का स्क्वायर कर रहे हो तो 169 और अपॉन ये हो जाएगा 25, यानी कि अगर मैं अनुपात देखें तो कुल मिला के 169 अनुपात क्या हो जाएगा ये। तो अगर आयामों का अनुपात आपको दे रखा है और वहां पूछा है कि तीव्रताओं का अनुपात निकालिए, और तीव्रता भी कौन से, मिनिमम तीव्रता और मैक्सिमम तीव्रता का अनुपात निकालिए, तो आप इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला रखोगे और दोनों का अनुपात आप इस रूप में निकाल सकते हैं। 169 अनुपात क्या हो जाएगा 250, तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे ये आंसर आपका इसका। अब आपका छठवां क्वेश्चन क्या है कि यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज जो आपके पास है, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होगा और कलांतर क्या होगा, ये स्थिति आपको पूछिए। अच्छा, ये बोला गया है कि केंद्रीय फ्रिंज से, तो हमेशा ही दूरी तो केंद्रीय फ्रिंज से मापी जानी है, जैसा कि प्रश्न आपको कहा गया है, तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त। अच्छा, दीप्त फ्रिंज के लिए आपको कहा गया है कि तीसरी जो दीप्त होगी उसके लिए पहली बार में आपको पूछा है कि कलांतर क्या होगा, और फिर आपको पूछा है कि इसके लिए पथांतर यानी कि जिसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा। तो यदि हम दीप्त की बात करें, और दीप्त भी कौन सी तीसरी, यानी कि n = क्या हो जाएगा 3, तीसरी दीप्त है तो
अब यहाँ जरा सुनिए कि दीप्त फ्रिंज के लिए कलांतर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और क्या बताया है, 2n और आपके पास क्या होगा पाई, और यदि मैं यहाँ पे 2n पाई रख रहा हूँ तो 2 का तो 2 है इजी, अच्छा n 3 है और पाई आपके पास एज इट इज पड़ा है, यानी कुल मिला के कलांतर कितना होगा 6 पाई। यदि आप कलांतर देखना चाह रहे हो दीप्त फ्रिंज के लिए, और यदि दीप्त के लिए पथांतर निकालना चाह रहे हो तो पथांतर का फॉर्मूला क्या होगा n और क्या होगा लैम्ब्डा। अच्छा प्रश्न में आपको तरंग दैर्घ्य दे रखी है, कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा यदि आपसे ये पूछा जाए कि पथांतर कितना होगा तो n यानी तीसरी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, और आपके पास जो तरंग दैर्घ्य है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कुल मिला के पथांतर जो होगा वो 18000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दीप्त के लिए आप याद कर सकते हैं। अब यदि मैं दीप्त को छोड़ करके अदीप्त की बात करूं, यानी अदीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से जो अदीप्त प्राप्त हो रही है, तीसरी जो अदीप्त प्राप्त हो रही है उसके लिए क्या होगा, तो फिर से n कितना है 3। अच्छा अदीप्त के लिए फाई यानी कलांतर कितना होगा, कलांतर का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है 2n-1 और पाई, ये न्यूनतम की स्थिति जैसे कि हम विनाशी व्यतिकरण में करते थे। तो यहाँ पे 2n-1 हो गया, n 3 है और यहाँ पे 6 - 1 यानी कितना हो गया तो 5 पाई। ये होगा कलांतर किसके लिए, एक अदीप्त फ्रिंज, और अदीप्त भी कौन सी तीसरी, केंद्रीय से आप अगर काउंट कर रहे हो तो तीसरे नंबर पे आने वाली फ्रिंज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा उसके लिए यदि पथांतर की बात की जाए तो पथांतर का जो फॉर्मूला है वो 2n-1 लैम्ब्डा बाय क्या हो जाएगा 2। यदि आप यहाँ से कर रहे हो तो 2n 3 है -1 है और लैम्ब्डा आपके पास कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम और बट्टे कितना हो जाएगा 2। और यदि आप ये कर रहे हो 6 हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5/2 और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 5/2 और कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। इसे काटोगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 3000 यानी कि 15000 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, यानी कि तीसरी जो अदीप्त फ्रिंज मिल रही है उसका पथांतर। तो यदि आप यहाँ से पथांतर डेल्टा x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको कुल मिला के फॉर्मूला ये रखना है 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2, और जब भी दीप्त के लिए कहा जाए तो सीधा सा फॉर्मूला आपको डेल्टा x n लैम्ब्डा यहाँ पे